हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पर्ले 11th। तो यहाँ पे ऑन द डिमांड्स ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि जो लास्ट वीडियो हमने बनाई थी जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं क्लास 11th के जो आपको करने हैं, ठीक है, और वही चैप्टर्स जो है वो काफी अच्छा बेस बनाएंगे क्लास 12 में। तो सिंस मैक्सिमम बच्चों ने कमेंट सेक्शन के अंदर लिखा था कि मैम प्लीज केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर करवा देना, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक, उसकी भी डिमांड आई थी, और एक चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड प्योरिसिटी इन द प्रॉपर्टीज की भी डिमांड आई थी। तो यहाँ पे हम वो वाले चैप्टर्स को अब कवर कर रहे होंगे, और जो चैप्टर मैं आज आपको करवाने वाली हूँ वो केमिकल बॉन्डिंग है। केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो क्लास 12th में आपको पढ़ना है उसको समझने के लिए केमिकल बॉन्डिंग की बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए। आपको हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट पता होना चाहिए, आपकी वीबीटी थ्योरी होती है, वीएससीपीआर थ्योरी होती है, ये सारी चीजें आपकी कहीं ना कहीं यूज होती है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो केमिकल बॉन्डिंग हम यहाँ पे आज चैप्टर करने वाले हैं। 2 पार्ट्स में इसको करेंगे, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 रहेगा। पार्ट नंबर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि उसमें हमें हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट समझना है और किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकाली जाती है आपके कंपाउंड्स की, मॉलिक्यूल्स की, तो वो हम चेक कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपकी केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट नंबर 1। और बहुत अच्छे से हम सब कुछ डिटेल में समझने वाले हैं, इसका एक एक चीज आपको काम आएगी। ठीक है, तो ध्यान सुनना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। आज की क्लास में रहेगा बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, जिसमें हम समझेंगे कि क्यों ही मॉलिक्यूल्स या फिर कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। क्या सारे एलिमेंट्स अपने आप अकेले नहीं रह सकते, वो क्यों केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करके मॉलिक्यूल्स या फिर कंपाउंड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो बेसिक इंट्रोडक्शन हमें यहाँ पे देखना है। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है और ये कंसेप्ट कैसे डेवलप हुआ, हमने कैसे सोचा कि केमिकल बॉन्डिंग नामक चीज हो सकती है, वो सारी चीजें देखेंगे। इसके बाद धीरे धीरे एक एक थ्योरी को हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले जो थ्योरी आई थी केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड, दैट वाज कॉसल लुइस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग, उसको समझेंगे। लुइस ने ऑक्टेट रूल दिया था, वो भी समझेंगे। लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल है वो करेंगे, और वीएससीपीआर थ्योरी और वीबीटी का इंट्रोडक्शन पार्ट हम करने वाले हैं। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट रह जाता है, और साथ के साथ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी रह जाती है, उसको भी हम कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। ये सारी चीजें आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम आती है। अगर आप जेई के लिए पढ़ रहे हो, नीट के लिए पढ़ रहे हो, ये सारे यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए तो डेफिनेटली अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो आपको जरूर आना चाहिए। ठीक है, तो इसको बहुत सिंसियरली हमें यहाँ पे करना है। तो अब आप इन वीडियोस में जेई एंड नीट की चीजें भी देख रहे होंगे, कौन कौन से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब हम थोड़ा सा उसके लिए भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, और आपका जल्दी से फिर हम क्लास 12 का भी सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए इतने हमारे पास जितना भी टाइम है हम वहां पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट्स। आपने देखा होगा ये पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ये पूरे पीरियोडिक टेबल है। 118 एलिमेंट्स हमारे पास अभी तक डिस्कवर हुए हैं। इन सब को सिस्टमैटिकली अरेंज करा गया था एक टेबल के अंदर, सो दैट इनकी जो हम केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं उसके अंदर एक पीरियोडिक ट्रेंड आपका फॉलो होता है। तो हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअली हमें नहीं पढ़ना पड़ता, एक एलिमेंट को पकड़ लो और वो एलिमेंट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी दिखाएगा जो उसके रिस्पेक्टिव ग्रुप में है। ये हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने एक सिस्टमैटिक और इजी स्टडी के लिए 118 एलिमेंट्स को एक टेबल के अंदर रख दिया था, जिसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, जो कुछ ऐसी आपकी दिखती है। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट्स आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर रखे हुए हैं, हम इनकी बात करेंगे किस तरीके से वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिखा यहाँ पे H है, बट नेचर में वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें नाइट्रोजन, नेचर में नाइट्रोजन एज N2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही फ्लोरीन, क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन when we talk about these helium, neon, argon, ये वाले एलिमेंट्स की बात करते हैं तो ये He2 के फॉर्म में नहीं, He एलिमेंटल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही Ni एलिमेंटल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। ये कभी भी कंबाइन नहीं करते, ये कॉम्बिनेशन के फॉर्म में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते, दे नेवर कंबाइन। ठीक है,
whereas हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सारे आपके कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं। तो आंसर क्वेश्चन क्या है कि क्यों कुछ एलिमेंट्स जो है एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, और क्यों कुछ मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में या फिर कंपाउंड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग। सो यहाँ पे एक आपका कंसेप्ट केमिकल बॉन्डिंग का आता है। तो केमिकल बॉन्डिंग आपकी जो फोर्सेस है दो एटम्स को होल्ड करके रख रही है, ये जो फोर्सेस है जिनकी वजह से दो एटम साथ में है और एक मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड बना रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स क्यों कंबाइन कर रहे थे, क्यों मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे थे, इसके लिए धीरे धीरे एक एक थ्योरी आती गई। सबसे पहले कॉसल लुइस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग हमें पढ़ना होता है। इसने पहली थ्योरी थी, काफी अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन करा कि क्या होती है केमिकल बॉन्डिंग, क्यों मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं इनकी। लेकिन फिर कुछ लिमिटेशंस थी, तो फिर आपकी एक नई थ्योरी आई विच वाज VSEPR थ्योरी। फिर इसकी लिमिटेशन थी, VBT थ्योरी आई, VBT की लिमिटेशन MOT ने पूरी करी। इस तरीके से आपकी डेवलप्ड थ्योरी आती गई और ये थ्योरीज आपको पढ़नी है। ठीक है, ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट योर डेफिनेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड, जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स या फिर आयंस को होल्ड करके रख रहे हैं, उसको केमिकल बॉन्डिंग बोलते, उसे केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। एटम्स अगर हम बात करें तो H और H ये एटम्स है। तो एटम्स को जो भी अट्रैक्टिव फोर्सेस होल्ड करके रख रहे हैं और इस मॉलिक्यूल फॉर्म में H2 के फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये एक क्या हो जाएगा, ये केमिकल बॉन्ड हो जाएगा। ऐसे ही आयंस, जैसे NaCl में अगर हम बात करें तो आयंस के बीच में जो भी अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं जिसकी वजह से दो आयंस साथ में रहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये उसका केमिकल बॉन्ड हो जाएगा। तो अगर कोई आपसे केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन पूछ ले तो केमिकल बॉन्ड सिर्फ एक अट्रैक्टिव फोर्सेस है जो आपके एटम्स या फिर आयंस को होल्ड करके रख रहा है। क्लियर हुआ। उसके बाद बात आती है किस तरीके से आपके मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, वो कैसे एक्सप्लेन करा जाता है। तो सबसे पहले जो अप्रोच आया था दैट वाज कॉसल लुइस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग, जो कब आया था, 1916 में आया था। ठीक है, कॉसल एंड लुइस दो आपके केमिस्ट थे, ठीक है, साइंटिस्ट थे, जो किस पे काम कर रहे थे, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बताने की कोशिश कर रहे थे। दोनों ही इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे, अलग अलग काम कर रहे थे, बट दोनों का जो अप्रोच था समझाने का कि क्यों मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों की जो अप्रोच की बात निकल के आई वो एक ही बात वो कहना चाह रहे थे। और वो क्या बात कहना चाह रहे थे इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो कॉसल में बात करी थी, इन्होंने एक एटम को एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने की बात करी थी। हम जानते हैं एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। फिर शेल्स के अंदर क्या घूम रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। उन शेल्स में एक लास्ट शेल होता है जहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और वो जो लास्ट शेल जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं। ठीक है, तो कॉसल ने बोला कि एक एटम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और जो दूसरा नाम उन्होंने लिया वो कर्नल्स का नाम लिया। कर्नल्स में क्या आ जाता है, एक एटम का न्यूक्लियस आ जाता है जिसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, साथ के साथ एक एटम का इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। एक एटम के अंदर इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो एक एटम में न्यूक्लियस और इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स को टोटली उन्होंने कर्नल वर्ड दे दिया, और बाहर वाले जो शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो इन्होंने बोला कि मैं किसी भी एटम को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहूंगा, एक क्यूब के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूंगा। ठीक है, एक क्यूब के फॉर्म में इन्होंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी। इन्होंने बोला इस क्यूब के अंदर जो रखा होगा वो कर्नल रखा होगा। कर्नल मतलब न्यूक्लियस और इनर कोर के इलेक्ट्रॉन्स को कर्नल बोल रहे हैं, वो अंदर क्यूब के अंदर रखा होगा। जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कहाँ रखेंगे, उनको हम कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब पे प्लेस करेंगे। तो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें हम कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब पे प्लेस कर देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर इन्होंने बोला अगर ये सारे ही कॉर्नर्स फिल्ड होंगे, अगर ये सारे ही कॉर्नर्स आपके 8 के 8 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब फिल्ड होंगे तो वो स्टेबल है, वो कभी भी कंबाइन नहीं करेगा। बट अगर आपके कॉर्नर्स अनफिल्ड रह गए तो वो कंबाइन करने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट, ये आपके हो गए ना न्यूक्लियस, इन्होंने
इनर कोर के इलेक्ट्रॉन्स और ये न्यूक्लियस को कर्नल्स बोल के क्यूब के अंदर रख दिया, और बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में उन्होंने कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब पे प्लेस कर दिया। ये उनकी रिप्रेजेंटेशन थी कर्नल्स की। अब देखो जैसे अगर हम बात करें सोडियम एटम की, तो सोडियम का जो एटम है एटॉमिक नंबर इसका 11 रहता है, इसकी 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लास्ट शेल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। लास्ट शेल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, जिसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है आपको क्या करना है, किसी भी कॉर्नर पे प्लेस करना है। तो ये कॉसल का मॉडल है, ठीक है। अंदर कर्नल्स होंगे, 2 8 इलेक्ट्रॉन्स अंदर होंगे और आपके 11 प्रोटॉन्स और 12 न्यूट्रॉन्स अंदर होंगे। वो हमें नहीं बनाना, बट हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। सो दिस इज अ कॉसल क्यूबिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एटम, ठीक है। ऐसे अगर मैं लेट्स टॉक अबाउट Cl की, तो क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 17 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 रहती है। तो लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब पे आप प्लेस करोगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स कॉर्नर ऑफ द क्यूब पे किस तरीके से प्लेस होंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, ये थर्ड, ये फोर्थ, कोई भी 7 कॉर्नर, 5 6 और ये 7 आपने लगा दिया, तो एक एक्स्ट्रा, अभी एक अनफिल्ड है। तो इन्होंने बोला कि अगर 8 के 8 कॉर्नर्स इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो वो स्टेबल है, वो कंबाइन नहीं करेगा। अगर अनऑक्यूपाइड है तो वो कंबाइन करने की कोशिश करेगा, वहां पे केमिकल बॉन्ड बनेगा, वहां पे मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड बनेगा। इन्होंने सिंपल सी चीज ये बोली थी, ठीक है। तो यहाँ पे बार बार एटम का इतना बड़ा क्यूब बना के इतने बड़े इलेक्ट्रॉन्स बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तो लुईस ने बोला लेट्स सिंप्लीफाई इट, हम एक सिंपल सा सिंबल दे देते हैं जिसे हम लुईस सिंबल बोलते हैं। बात इन्होंने भी सेम ही करी थी। तो अब इन्होंने बोला कि ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आप क्यूब बार बार ना बना के क्या करो, उसका एटम का सिंबल लिख दो और उसके ऊपर डॉट्स लगा दो। जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही डॉट्स लगा दो। कौन से इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स आपको रिप्रेजेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 रहती है। तो यही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन है तो एक डॉट इसके ऊपर लगा दीजिए। अगर इफ आई टॉक अबाउट नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 2 और 5 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है। लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन का लोएस्ट सिंबल क्या रहेगा, नाइट्रोजन लिखिए उसका सिंबल और 5 डॉट्स लगा दीजिए, 1 2 3 4 और ये आप 5 डॉट्स लगा दीजिए। तो ये 5 डॉट्स क्या रिप्रेजेंट करें, 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल को रिप्रेजेंट करें। ऐसे इफ आई टॉक अबाउट नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहते हैं 2,8। तो वैलेंस शेल में ये 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखाने, तो नियॉन का सिंपल सा सिंबल लिखिए और इसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स लगाने, 8 इलेक्ट्रॉन्स डॉट के फॉर्म में लगा दो, कैसे भी लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये लोएस्ट सिंबल की उन्होंने बात करी थी, ठीक है, ओके। फिर इन्होंने एक ऑक्टेट रूल दिया। इन्होंने बोला कि नेचर में नियॉन तो इसी तरीके से एग्जिस्ट करता है, बट सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम जो है आपके कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। सोडियम कभी कभार सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सोडियम नाइट्रेट एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे कंपाउंड सोडियम के एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्यों आपके कुछ मॉलिक्यूल्स एलिमेंटल फॉर्म में रहते हैं और क्यों कुछ मॉलिक्यूल्स आपस में या खुद के साथ या दूसरों के साथ कंबाइन करके आपके कंबाइंड स्टेट में रह रहे थे, वो उन्होंने बात करी और उस बेसिस पे उन्होंने ऑक्टेट रूल हमें दिया। ऑक्टेट रूल की डेफिनेशन इन्होंने बोली कि ऑक्टेट रूल इज डिफाइंड एज an atom can combine either by transfer of electrons or by sharing of electrons from one atom to another, ठीक है। basically atoms can combine either by transfer of electrons from one atom to another or by sharing of electrons in order to have complete octet in their valence shell। 8 इलेक्ट्रॉन्स उनको वैलेंस शेल में चाहिए ही चाहिए, जैसे नियॉन और आर्गन के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको उन्होंने बोला ऑक्टेट रूल, ठीक है। इसको आप ऐसे समझा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट, यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड वाला आपका होमवर्क रहता है। आई एम टॉकिंग अबाउट NaCl। तो NaCl की अगर हम बात करते हैं तो NaCl क्यों एग्जिस्ट करता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। 281 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, सही बात है। अब यहाँ पे इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट कैसे ये कंप्लीट कर सकता है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 बच जाएगी। तो लास्ट शेल अब इसका ये वाला बन जाएगा, अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट विल फॉर्म Na पॉजिटिव, है ना, और एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया है, क्लियर हो गया।
या तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, इस तरीके से वो ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है, या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले। जब ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 2 8 8 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन्स के साथ डील करना इज वेरी डिफिकल्ट, 7 इलेक्ट्रॉन्स के साथ डील करना इज वेरी डिफिकल्ट। एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना इजी है, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो कभी भी गेट नहीं करना चाहेगा। तो सोडियम हैज टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, Na पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन वो लूज करना चाहता है, तो सोडियम एग्जिस्टेंस Na पॉजिटिव एंड एन इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट कि अगर सोडियम के साथ हम क्लोरीन ले आए, तो क्लोरीन की बात करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 रहती है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आपको पता होनी चाहिए। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो किस तरीके से कर सकता है, या तो ये 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे सो दैट इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 बन जाए, इस तरीके से ऑक्टेट उसका कंप्लीट हो जाएगा बैलेंस शेल में, या फिर ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, सो 2 8 8 इसकी ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे बैलेंस शेल में। अब 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, एक इलेक्ट्रॉन के साथ डील करना इजी है, तो वो 7 इलेक्ट्रॉन को कभी भी लूज नहीं करना चाहेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा। सो क्लोरीन हैज द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। अब पॉइंट इज कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है, तो सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन लूज करा था, अगर वो क्लोरीन को मिल जाता, क्लोरीन पे कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता, एक एटम से दूसरे एटम में कंप्लीट ट्रांसफर होके ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चला जाए, तो यहाँ से Cl इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cl माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे इस तरीके से सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करा और क्लोरीन ने उसका इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, दोनों का एम क्या था, ऑक्टेट कंप्लीशन का एम था, तो इस तरीके से NaCl का फॉर्मेशन होता है। जब भी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो इस वजह से जो आपका कंपाउंड बनता है वो आयनिक मॉलिक्यूल या आयनिक कंपाउंड के फॉर्म में आपका एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड्स आर दोस कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एम क्या है, ऑक्टेट कंप्लीशन का एम है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, कुछ एटम्स जो हैं वो शेयरिंग करके भी ऑक्टेट कंप्लीशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे लेट्स टॉक अबाउट, चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं Cl का, तो Cl का भी आपने देखा एटॉमिक नंबर 17 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है, इसको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने बताया इसको चाहिए। अगर क्लोरीन के सामने अब आप Na को ना लेके जाते, सिर्फ क्लोरीन को ही रहने देते, तो 287 इसकी भी रहती। अब ये दोनों ही गरीब हैं, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट देने वाला तो कोई है नहीं। इस केस में सोडियम देने वाला था, ठीक है, उसने दे दिया, कंप्लीट ट्रांसफर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब सिर्फ क्लोरीन क्लोरीन प्रेजेंट होंगे, इनको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, देने वाला कोई है ही नहीं है ना। तो क्या करेंगे, जब दोनों ही करीब होते हैं, अगर आप यहाँ पे लोएस्ट डॉट सिंबल बनाते हैं क्लोरीन का, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 7 डॉट इस तरीके से आपने दिखा दिया फर्स्ट क्लोरीन एटम का, ऐसे ही सेकंड क्लोरीन एटम के 7 डॉट्स ऐसे दिखा दो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7th हो गया। तो जब दोनों के पास कोई देने वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है, दोनों ही गरीब है, ठीक है, जब दोनों ही गरीब है, यहाँ पे शेयरिंग होगी। शेयरिंग का मतलब क्या है, क्लोरीन कहता है, सेकंड क्लोरीन कहता है कि मैं तेरे को अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लूंगा, और इसके ऑर्बिटल में देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, तो फॉर अ टाइम वाइल इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। जब फिर फर्स्ट क्लोरीन को भी शेयरिंग करनी पड़ती है, तो फर्स्ट क्लोरीन कहता है तूने मुझे अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करा, चल मैं तेरे को अपना इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर देता हूँ। तो इन दोनों एटम्स ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या करा है, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करा है, जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन शेयर होके इस तरीके से दो एटम्स जब कंबाइन कर रहे हैं तो इनके बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने शेयर करा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने शेयर करा। जब भी शेयरिंग की बात होती है तो यहाँ पे क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एम क्या रहता है, ऑक्टेट कंप्लीशन का ही एम रहता है। सो दिस वाज योर लुईस थ्योरी, जिन्होंने बोला था, लुईस का ऑक्टेट रूल था कि उन्होंने बोला था कि भाई एटम्स जो है वो तो कंबाइन करेंगे, एम क्या रहेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने का एम रहता है। एटम्स कंबाइन कैसे करते हैं, बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दिस वाज योर ऑक्टेट रूल, ठीक है। ओके, इसके बाद यहाँ पे आपकी लोएस्ट लैंग्वेज थ्योरी आई, कोवलेंट बॉन्डिंग का कंसेप्ट इन्होंने बताया कि आपका यहाँ पे एम क्या रहता है, कंप्लीट ऑक्टेट करने का एम रहता है, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से आप देख सकते हो क्लोरीन एटम ने कंबाइन करा, इसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें शेयर करा, इस तरीके से आपकी शेयरिंग होके ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होके आपका कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है।
ऐसे ही अगर मैं बात करूँ वाटर का, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 6 रहती है, ठीक है। जब 2 और 6 रहेगी तो 6 डॉट्स आप इस तरीके से दिखा सकते हो, 4 और ये 5th एंड 6 डॉट्स, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस तरीके से आपने एक एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। अब हाइड्रोजन जो है वो हीलियम की तरह बिहेव करना चाहेगा। हीलियम का ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, स्टेबल है। तो आपके जो फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम की बात आती है, तो फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट्स ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो है वैलेंस शेल में ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। तो हाइड्रोजन को 2 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, उसके बाद वो हीलियम की तरह बिहेव कर सकता है और वो स्टेबल हो जाएगा फिर। तो हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास एक अपना है। ऑक्सीजन कहता है चल मैं तेरे साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता हूँ, तू खुश रहे। इस हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, ऐसे ही दूसरे हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। अब जब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन शेयर करा है तो वो इस हाइड्रोजन से उम्मीद करेगा कि मुझे अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे, इस हाइड्रोजन से भी उम्मीद करेगा कि वो मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दे। तो अब ऑक्सीजन, ये दोनों ही हाइड्रोजन जो है अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और इस ब्लू शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इस तरीके से ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। जितने आप इलेक्ट्रॉन शेयर करोगे पर एटम, जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हो, ठीक है, पर एटम जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हो उतने ही बॉन्ड्स बनते हैं। इस हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर, इस ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके आए हैं यही तो बॉन्ड में कन्वर्ट हुए। ये जो बॉन्ड है ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से है, एक हाइड्रोजन का था एक ऑक्सीजन का था, ये वाले एक ऑक्सीजन का था एक हाइड्रोजन का था, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। ये 2 लोन पेयर आपके एज इट इज रहेंगे, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बॉन्ड में, इनको हम बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। इनको क्या बोलेंगे, ये आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं और यही आपके बेसिकली लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी है। और जो इलेक्ट्रॉन्स आपके इन्वॉल्व हो गए बॉन्ड में, इनको हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। सो ये आपके लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर्स हो गए। इस तरीके से आप हर एक इलेक्ट्रॉन आप रिप्रेजेंट करते हो जो लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर के फॉर्म में आते हैं। So Lewis dot structures can be written for other molecules also in which combining atoms may be identical or different. तो आपके जो combining atoms होते हैं वो सेम भी हो सकते हैं और वो different atom के साथ भी Lewis dot structure बना सकते हैं, ठीक है। When 2 atoms share one electron pair, they are said to be joined by single covalent bond. जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करोगे उतने ही आपके बॉन्ड्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और बता देती हूँ, इफ आई हैव नाइट्रोजन एटम, ठीक है, इसको आप देख लेना। नाइट्रोजन एटम है, एटॉमिक नंबर 7 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5 है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 और 5 मैंने बना दिए, ठीक है। ऐसे ही दूसरा नाइट्रोजन एटम होगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके भी होंगे। अब दोनों को ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या तो वो पॉसिबल नहीं है, 3 इलेक्ट्रॉन्स आपका शेयर कर ले या फिर गेन कर ले, वो पॉसिबल है। तो नाइट्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो आप क्या करोगे, नाइट्रोजन के सामने अगर नाइट्रोजन है तो सेकंड नाइट्रोजन फर्स्ट नाइट्रोजन के साथ अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ऐसे ही आपका फर्स्ट नाइट्रोजन सेकंड नाइट्रोजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर करता है। इस व्हाइट शेल में भी आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। ऐसे ही इसमें ग्रे शेल में आप देख रहे हो 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, अगर इसने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे और पर एटम जितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं उतने ही बॉन्ड्स बनते हैं। इनके बीच में 3 बॉन्ड्स बन जाएंगे, एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा, 1 2। इस तरीके से लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। बस इतना ही बताना था, ठीक है। अब ना एक कंसेप्ट आता है फॉर्मल चार्ज का। जो फॉर्मल चार्ज का कंसेप्ट है, हम आपके लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर में फॉर्मल चार्ज को निकाल सकते हैं। हर एक एटम का अपना एक फॉर्मल चार्ज होता है और उसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मल चार्ज का, ध्यान से समझेंगे। फॉर्मल चार्ज को कैसे निकालते हैं, ये पर एटम की बात होती है। फॉर्मल चार्ज को निकालने का फॉर्मूला है कि उस एटम के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके एटम के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं प्रोपोर्शनली, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आप गिनते हैं, ठीक है। लोन पेयर नहीं, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स गिनना, माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आप गिनते हैं। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला निकलता है। मैं आपको एक एग्जांपल करवा रही हूँ, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप इसे देख लेना। O3 मॉलिक्यूल का भी हमें फॉर्मल चार्ज देखना है। लेट्स अंडरस्टैंड ये कंपाउंड ये आपका बना कैसे। ऑक्सीजन 3 है, इस तरीके से लगा दिया।
ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 रहती है। बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाने, हर एक ऑक्सीजन एटम के बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 1 2 3 4 5 6, पहले मुझे बनाने देना फिर आप बनाना, ठीक है। ऐसे ही 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 आ जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए, अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ध्यान से देखोगे, बिल्कुल ध्यान से देखोगे सभी बच्चे। देखो, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ऑक्सीजन ये वाला कहता है कि चल तुम मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स ले ले, होगी शेयरिंग। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करें तो इसको भी करना पड़ेगा, तो ये कहता है कि चल मैं भी तेरे को अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देता हूँ। इस तरीके से यहाँ पे तो शेयरिंग हो गई इलेक्ट्रॉन्स की। अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, तो इस तरीके से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में ये वाले 2 बॉन्ड्स बन जाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, 2 बॉन्ड्स बन गए। इसके पास एक लोन पेयर और ये दूसरा लोन पेयर। ध्यान से समझना, एक लोन पेयर, ठीक है, और ये दूसरा लोन पेयर। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, इससे एक बॉन्ड ये वाला, एक बॉन्ड ये वाला। इसके पास भी तो एक लोन पेयर ये वाला और एक लोन पेयर ये वाला बचा, तो एक लोन पेयर ये वाला बचा, ठीक है। इसके पास एक लोन पेयर ये वाला बचा, ऐसे ही एक लोन पेयर ये वाला बचा है। इसका तो अभी कुछ भी नहीं हुआ, इसके पास 3 लोन पेयर इस तरीके से बचे हुए हैं। क्लियर हुआ? इनका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ध्यान से देखो ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड कैसे गिनोगे? ये एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं और इसके भी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आए, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आए। अभी 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके कंप्लीट हो गए, 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट। ऐसे देखो 1 2 बॉन्ड्स मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके भी होंगे, 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो वो क्या करेगा? O3 क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? O3 कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? ये तो 2 बॉन्ड्स इन्होंने बना लिए, दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। अब O3 कैसे जुड़ेगा? तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जब आपके पास ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, एक एटम है इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, फिर भी इसके पास लोन पेयर बच गया, तो ये लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी लोन पेयर बच जाता है, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, फिर भी इसके पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ लोन पेयर है, तो अगर ये लोन पेयर इसको ट्रांसफर कर दे तो इसका क्या ही जा रहा है? इसका क्या ही जा रहा है? लोन पेयर ट्रांसफर करने का मतलब ये नहीं है कि इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और इसको ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहेगा, नहीं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इसने अपना लोन पेयर ट्रांसफर करा है, ठीक है, लेकिन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो है। कोवलेंट बॉन्ड में इसने भी अपना इक्वल एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा था, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा था। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज जस्ट लाइक अ कोवलेंट बॉन्ड, बस ओनली डिफरेंस इज कि जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं वो किसी एक ही एटम से आ रहे होते हैं। आई रिपीट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज जस्ट अ कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन जो बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स जरूरत होती है वो सिर्फ एक ही एटम से आते हैं, तो ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये इसमें कन्वर्ट हो गया बॉन्ड में, लेकिन अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका भी इक्वल हक है और इसका भी इक्वल हक है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो एक्चुअली में जो लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर आप O3 का बनाओगे वो किस तरीके से बनाओगे? लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर O3 का किस तरीके से बनाएंगे? ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ सो दैट आई गेट दी स्पेस टू राइट द फॉर्मल चार्ज टू, ठीक है। आपको आई होप ये समझ आ गया होगा, चीजें समझ आ गई होंगी। चलिए, सो अब आप जो लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे वो देखना कैसे बनेगा। बच्चों को समझ नहीं आता है, इसको ध्यान से समझना। सो इफ आई हैव ऑक्सीजन एटम 1, ऑक्सीजन एटम 2, ऑक्सीजन एटम 3, इसके तो 3 लोन पेयर एज इट इज रहेंगे ना, इनका तो कुछ भी नहीं होगा, तो 3 लोन पेयर एज इट इज, 1 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन्स तो होगा। एक बॉन्ड यहाँ पे बना है, लेकिन ये जो बॉन्ड बना है इसके इलेक्ट्रॉन से बना है, इसके लोन पेयर से बना है, तो लोन पेयर तो आपके बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो गया, एक लोन पेयर इसके पास बच जाएगा, ठीक है, एक लोन पेयर इसके पास बच जाएगा। इसको दिखाना चाहते हो इस तरीके से दिखा सकते हो। फिर 2 बॉन्ड्स और 2 लोन पेयर इसके पास बचे हुए, 2 बॉन्ड्स और 2 लोन पेयर इसके पास बचे हुए। अब आप देखो ऑक्टेट सबका कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट। यहाँ पे देखो 3 बॉन्ड्स हैं, 3 2 6 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट है। सो दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ O3, लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर।
अब आप इस पे फॉर्मल चार्ज लगाते हो, हर एक एटम का फॉर्मल चार्ज लगता है, तो सारे ही ऑक्सीजन एटम है, सो लेट अस नोटिफाई इट बाय ABC करके हमने इसको नोटिफाई कर दिया। अब फॉर्मल चार्ज हर एक एटम का अलग आ सकता है डिस्पाइट बीइंग इन द सेम मॉलिक्यूल, सो लेट अस फाइंड आउट द फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम A। ठीक है, हर एक ऑक्सीजन एटम के वैलेंस शेल में तो 6 ही इलेक्ट्रॉन्स थे ना, V वैल्यू तो 6 ही रहेगी। ठीक है, ओके, सो V वैल्यू कितनी रहेगी, 6 रहेगी, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, सिर्फ लोन पेयर मत गिनना, 2 मत लिखना, इसको 4 लिखना है। इसके पास 2 लोन पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4 आप माइनस करेंगे, माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, कितने बॉन्ड्स है, 2 बॉन्ड्स है, 2 बॉन्ड्स मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो आप 4 हाफ ऑफ 4 माइनस करते हैं, ये आपका कटेगा, 6 माइनस 4 माइनस 2, फॉर्मल चार्ज कितना आएगा ऑक्सीजन एटम A पे, 0। आगे चलते हैं, ऑक्सीजन एटम B की बात करते हैं। सो यहाँ पे वैलेंस शेल में इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एक ही लोन पेयर है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, 1 2 3 4, 3 बॉन्ड्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे, ये आपका कटा, 6 माइनस 5 कितना आया, +1, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम B इज +1। ऐसे ही बात करते हैं ऑक्सीजन एटम C की, ये वाला एटम। ठीक है, जब ऑक्सीजन एटम C की बात कर रहे हो तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3, 3 लोन पेयर मतलब 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, और एक बॉन्ड है इसके साथ, माइनस हाफ ऑफ, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितना आया, 6 माइनस 6 -1 इज द फॉर्मल चार्ज। तो इस तरीके से 3 ऑक्सीजन एटम है O3 में, लेकिन सब पे फॉर्मल चार्ज अलग आया, 0 +1 -1। क्लियर है, तो फॉर्मल चार्ज ऐसे आप निकाल सकते हो, और फॉर्मल चार्ज तभी निकाल सकते हो जब आपको लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर बनाने आते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस आप कर लेना एनसीईआरटी बुक खोल के। ठीक है, चलिए इसके बाद लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल आया। ऑक्टेट रूल वाज द फर्स्ट, बेसिकली दैट वाज द फर्स्ट कांसेप्ट जिन्होंने थोड़ा सा बॉन्डिंग का हमें एक्सपीरियंस दिया कि क्यों मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, बट स्टिल इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस जो है वो निकल के आई। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने तो बोला था कि सेंटर एटम के पास ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, साइड एटम के भी ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, बट इफ आई टॉक अबाउट मॉलिक्यूल लाइक BCl3, ठीक है, BCl3 की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो बोरॉन की बात करें तो बोरॉन के पास कितने बॉन्ड्स हैं, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, बोरॉन के पास 3 बॉन्ड्स है, हर एक बॉन्ड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 3 2 6 इलेक्ट्रॉन बोरॉन के पास है, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। इफ आई टॉक अबाउट BeCl2 की बात करते हैं, तो जो बेरिलियम है इसके पास तो 2 ही Cl के साथ बॉन्ड्स है, इसके पास बीच में लोन पेयर नहीं है, तो बेरिलियम के पास BeCl2 में 2 बॉन्ड्स हैं, 2 बॉन्ड्स का मतलब क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं, 2 बॉन्ड्स का मतलब क्या हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, फिर भी वो एग्जिस्ट करे, क्यों एग्जिस्ट करे, LIF में तो एक ही बॉन्ड होता है, 2 ही इलेक्ट्रॉन का स्पीसीज है, लिथियम और लिथियम, है ना, तो यहाँ पे इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, फिर भी वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, कोई एक्सप्लेनेशन हमें नहीं मिली, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स आपके हमें दिखने को मिले। ऐसे ही और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज देखने को मिले, ऑक्टेट कंप्लीट चाहिए ना, फिर भी 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज देखने को मिले थे। जैसे NO की बात करते हैं, NO में 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इस तरीके से, ऑक्टेट ऑक्सीजन का कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, ये आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए। लेकिन नाइट्रोजन को अगर आप देख रहे हो, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स तो नॉन बॉन्डिंग फॉर्म में है, ठीक है, और 2 बॉन्ड्स मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके पास तो 7 इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऐसे जब आप बात करते हो NO2 की, तो NO2 का स्ट्रक्चर देख लो, नाइट्रोजन के पास इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स है, इसका O, ये आपका नाइट्रोजन का क्या है, लोएस्ट डॉट, NO2 का लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर है। तो अब आप देखो इस नाइट्रोजन को, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला, ठीक है, अब 3 बॉन्ड्स है, 1 2 3 नाइट्रोजन के पास, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स ये वाले, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7, तो इसका भी तो और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो ये क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनका ऑक्टेट है नहीं कंप्लीट, फिर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्यों एग्जिस्ट करते हैं नहीं पता, लिमिटेशन की बात है। ऐसे एक्सपैंडेड ऑक्टेट हमें मिला। अगर हम बात करें PCl5 की, तो PCl5 इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इसके पास 5 बॉन्ड्स है,
5 बॉन्ड्स का मतलब 5 टू 10 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका तो ऑक्टेट से भी ज्यादा है, फिर भी वो एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों एग्जिस्ट कर रहा है नहीं पता। H2SO4 में सल्फर के पास 6 बॉन्ड्स है, 6 बॉन्ड मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों एग्जिस्ट कर रहा है नहीं पता। तो दिस वाज द लिमिटेशन। आपके जो ऑक्टेट जिनका कंप्लीट था फिर भी उनके कंपाउंड्स देखने को मिल रहे। ज़ेनॉन के बैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, फिर भी वो एग्जिस्ट कर रहा था कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स, और या फिर कंबाइंड फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है। XeO4 नोबल गैसेस भी आपकी रिएक्ट करी थी। ये क्यों रिएक्ट करी थी, क्यों आपके इस फॉर्म में एग्जिस्ट करे थे नहीं पता। इन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स की कोई बात नहीं करी थी, साथ के साथ इन्होंने मॉलिक्यूल्स की एनर्जी भी एक्सप्लेन नहीं करी थी। ये आपकी लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल आती है। इसके बाद आपके कुछ बॉन्ड पैरामीटर्स हैं सिलेबस में, जिसमें आपको बताना चाहिए कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड एटॉमिक रेडिया, कोवेलेंट रेडिया, ये सारी चीजें क्या होती है। तो कुछ बॉन्ड पैरामीटर्स हैं आपको पता होने चाहिए। सो बॉन्ड लेंथ आपके क्या होती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ द टू बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स और टू बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल मेजर्ड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। जो बॉन्ड लेंथ होता है उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से मेजर करते हैं। ये आप बैचलर्स में और मास्टर्स में करते हैं, ठीक है। हमारे पास बहुत सारी स्पेक्ट्रोस्कोपीज होती है जिसमें एक्चुअली में हम सारी चीजें मेजर कर सकते हैं। क्लियर है। अब बॉन्ड लेंथ क्या होता है, अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन एटम की बॉन्ड लेंथ, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ, तो इस हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस है और इस हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है, जब ये बहुत ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है, जिस एनर्जी लेवल पे ये स्टेबल है, मिनिमम एनर्जी पे ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है, तो न्यूक्लियस से लेकर न्यूक्लियस का डिस्टेंस क्या होता है, बॉन्ड लेंथ होता है। इसके न्यूक्लियस से लेकर इसके न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। अब यहाँ पे हमें कोवेलेंट रेडिया, बॉन्ड लेंथ से कोवेलेंट रेडिया का कंसेप्ट ऑफ वैन डर वाल्स रेडिया हमें समझना होता है। तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स जो आपके होते हैं, ये आपका बॉन्ड लेंथ एक्सप्लेन करा हुआ है। तो AB मॉलिक्यूल है, इसका न्यूक्लियस सपोज करो यहाँ पे, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे, तो दो न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। ये आपका जो है वो बॉन्ड लेंथ है। अब कोवेलेंट रेडिया और वैन डर वाल्स रेडिया क्या होता है समझने की कोशिश करना। तो होमोमॉलिक्यूलर स्पीसीज अगर हम लेते हैं, H2 मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करती हूँ, तो ये एक हाइड्रोजन एटम है, ऐसे ही दूसरा हाइड्रोजन एटम है, ये कोवेलेंट है, तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में थोड़ा सा ओवरलैपिंग होता है। तो इस हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस यहाँ पे, इस हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस यहाँ पे है। तो अगर आप न्यूक्लियस से न्यूक्लियस का डिस्टेंस जोड़ते हैं, इसी को तो हम क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, इसी को हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। अगर आप इस बॉन्ड लेंथ का आधा कर दे, इस बॉन्ड लेंथ का आधा कर दे यहाँ से, तो यहाँ पे कोवेलेंट मॉलिक्यूल के लिए इस न्यूक्लियस से लेकर इस आधे डिस्टेंस तक आपका ये जो डिस्टेंस बोला जाएगा, ये क्या बोला जाएगा, रेडियस बोला जाएगा। और कोवेलेंट मॉलिक्यूल में इसे हम कोवेलेंट रेडिया बोलेंगे। तो ये आर और ये आर मिलके बॉन्ड लेंथ बनाते हैं, लेकिन जो रेडियस हम निकालते हैं वो होमोन्यूक्लियर स्पीसीज का निकलता है, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स का निकलता है। होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल मतलब H2 जो सेम एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनता है, वो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल से आप क्या निकालते हो, कोवेलेंट रेडिया निकालते हो। जो वैन डर वाल्स रेडिया है वो दो डिफरेंट H2 मॉलिक्यूल की जो स्पेसिंग होता है उसका आधा होता है। कोवेलेंट रेडिया और H2 वैन डर वाल्स रेडिया को आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये एक H2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम 1 और ये हाइड्रोजन एटम 2, इसका न्यूक्लियस ये रहा, इसका न्यूक्लियस ये रहा, ठीक है। न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस का डिस्टेंस क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ हो गया। अगर आप इसे आधा कर देते हैं तो ये जो डिस्टेंस आपका निकल के आता है ये कोवेलेंट रेडिया है, ठीक है। तो कोवेलेंट रेडिया एक H2 मॉलिक्यूल से निकल जाता है। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट वैन डर वाल्स रेडिया, तो उसके लिए मुझे दो H2 मॉलिक्यूल्स चाहिए, इनके बीच में भी कुछ सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन होते हैं जिसे हम वैन डर वाल्स इंटरेक्शन बोलते हैं। तो ये फर्स्ट H2 मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम है, ये सेकेंड H2 मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम है, सेकेंड H2 मॉलिक्यूल का एक हाइड्रोजन एटम है। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये वैन डर वाल्स डिस्टेंस है, ठीक है, इसे बोलते हैं वैन डर वाल्स डिस्टेंस। अब जब इसका आधा करते हो तो इसका जब आप आधा करते हो, दो डिफरेंट H2 मॉलिक्यूल्स में जब आप कंपेयर करते हो तब आप इसका आधा करोगे तो ये वैन डर वाल्स रेडिया बोला जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हो कोवेलेंट रेडिया छोटा होता है और दो H2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जब आपने इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकाला, दो डिफरेंट H2 मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन एटम के बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकाला, ये वैन डर वाल्स डिस्टेंस है, इसका आधा करते हैं, इसका आधा करते हैं तो ये वैन डर वाल्स रेडिया आता है। एक H2 मॉलिक्यूल का ये जो डिस्टेंस है ये वो है कोवेलेंट रेडिया। क्लियर हो, कोवेलेंट रेडिया छोटा होता है वैन डर वाल्स रेडिया के कंपैरिजन में। चलिए आगे चलते हैं, ये आपको कुछ डाटा दिया हुआ है, जितना छोटा एटम होगा उतना ही छोटा कोवेलेंट रेडिया होगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नीचे जाओगे तो साइज बढ़ेगा,
तो एटॉमिक रेडिया या कोवेलेंट रेडिया भी बढ़ता होगा, ये आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए ये हो गया। बॉन्ड एंगल क्या होता है? बॉन्ड एंगल इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस एंगल बिटवीन द टू बॉन्ड्स containing the bonding electrons around the central atom। central atom के रिस्पेक्ट में जो दो बॉन्ड्स निकल रहे हैं, ठीक है, वहां पे जो एंगल फॉर्म करता है उसे हम बॉन्ड एंगल बोलते हैं। बॉन्ड एंगल इज एक्सप्रेस्ड इन डिग्री एंड कैन बी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। तो जो भी बॉन्ड पैरामीटर्स होते हैं उनको हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से डिटरमाइन करते हैं, तो बॉन्ड एंगल भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से डिटरमाइन करते हैं। तो ये आपका बॉन्ड एंगल हो जाएगा। ये दो बॉन्ड्स हैं वाटर के अंदर, इनके बीच का जो एंगल होगा वो उसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बॉन्ड एंथैल्पी होती है। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है? एक एटम, एक मॉलिक्यूल के अंदर एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। सो बॉन्ड एंथैल्पी इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल। दिस इज इंपॉर्टेंट। एक मोल ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो भी एंथैल्पी रिक्वायर्ड होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अच्छा, बॉन्ड एंथैल्पी, जब आप बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो तो ये जो आपका निकल के आया, ये एटम्स निकल के आए, ये गैसियस स्टेट में जाने चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। जैसे HF है, तो HF आपका स्पीसीज है, इसको ब्रेक करने के लिए एक मोल के ही बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद जो एटम्स निकल के आए वो गैसियस स्टेट में होने चाहिए, फिर जितनी भी एनर्जी निकलेगी उसे हम बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट दैट लार्जर द बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल। जितनी ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी होगी उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि अगर बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा तो उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होती है। और जो यूनिट ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी होती है उसे हम किलोजूल्स पर मोल में बोलते हैं। जितने ज्यादा बॉन्ड्स होंगे उतनी ही ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी होगी। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो H2O2 N2 में, O2 में आपको पता है 2 बॉन्ड्स होते हैं, N2 में 3 बॉन्ड्स होते हैं। जितना मल्टीपल बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, उतनी ही बॉन्ड एंथैल्पी। हाइड्रोजन में एक ही बॉन्ड होता है, तो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी 946 किलोजूल्स पर मोल है। 2 बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए 498 किलोजूल्स पर मोल है, और इसको ब्रेक करने के लिए 435.8 किलोजूल्स पर मोल है। जितने दो एटम्स के बीच में मल्टीपल बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं उतने ही बॉन्ड एंथैल्पीज होती है। ठीक है, एक एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी का भी कंसेप्ट होता है। ठीक है, ये एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी का जो कंसेप्ट है पॉलीएटॉमिक स्पीसीज में देखने को मिलता है। आपकी नॉर्मल बॉन्ड एंथैल्पी डायटोमिक स्पीसीज में निकलती है, जहाँ पे एक ही बॉन्ड होता है। जहाँ पे एक से ज्यादा बॉन्ड्स हो जाए, मतलब पॉलीएटॉमिक स्पीसीज हो जाए, तो वहाँ पे एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी का कंसेप्ट देखने को मिलता है। अब आपको यहाँ पे 2 बॉन्ड्स ब्रेक करने को दिखेंगे। अब दोनों बॉन्ड्स आपको दिख रहे होंगे कि ये सेम बॉन्ड्स हैं। क्या इनकी बॉन्ड एंथैल्पी सेम होगी? आंसर इज नो। आप पहले एक बॉन्ड को ब्रेक करते हो, लेट अस से आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो, तो वाटर में से एक हाइड्रोजन एटम अलग हो जाएगा गैसियस स्टेट में, और ये OH अलग हो जाएगा। तो जो पहला बॉन्ड ब्रेक करा उसकी बॉन्ड एंथैल्पी नंबर 1 502 किलोजूल्स पर मोल की रहेगी। फिर जो दूसरा बॉन्ड ब्रेक करो ये भी तो सेम है, इसकी भी 502 होनी चाहिए। आंसर इज नो, क्योंकि जब आप पहला बॉन्ड ब्रेक करते हो तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट्स होने की वजह से बॉन्ड की वीकनेस या फिर स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। यूजुअली बॉन्ड वीक हो जाता है जब आप एक बॉन्ड ब्रेक करते हो, दूसरा बॉन्ड वीक हो जाता है, तो अब इसको ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी लगेगी। तो जब आप सेकेंड बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो OH का, तो H गैसेस और O गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए 502 ना लग के 427 किलोजूल्स पर मोल की एनर्जी लग रही है। तो ये एनर्जी आपकी कम हो गई डिस्पाइट आपने सेम ही बॉन्ड ब्रेक करा है। अब आपसे कोई बॉन्ड एंथैल्पी पूछेगा तो ये बोलोगे या फिर ये बोलोगे? आंसर इज एवरेज बोलेंगे। हम एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी निकालते हैं जहाँ पे हम 2 बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए इस केस में जो भी है वो एनर्जीज लिख के उसका एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये आपकी एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी आप बोलते हो पॉलीएटॉमिक स्पीसीज की। ठीक है, तो मॉलिक्यूल आपके इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट्स होते हैं जिसके अंदर जिसकी वजह से बॉन्ड एंथैल्पी वैल्यू चेंज हो जाती है, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी होती है। नाउ व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? तो एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं वो बॉन्ड ऑर्डर होता है। H2 मॉलिक्यूल में आप जानते हो एक ही बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। O2 मॉलिक्यूल के अंदर 2 बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। N2 मॉलिक्यूल के अंदर 3 बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सो बॉन्ड ऑर्डर इज डिफाइंड एज कितने बॉन्ड्स 2 एटम्स के बीच में एग्जैक्टली एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो उसका क्या हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स एंड आयंस जो होते हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर सेम ही रहता है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं? जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर सेम रहता है। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ F2 की, ठीक है, एक फ्लोरीन एटम की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 9, ठीक है, 9 मतलब इसके अंदर 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो F2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 9 into 2 which is equals to 18 इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर हो जाएंगे। ऐसे अगर मैं बात करूं O2 2 माइनस की, तो O2 2 माइनस कैसे बना होगा, O2 ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करा होगा तो O2 2 माइनस बन जाएगा। एक ऑक्सीजन एटम की बात करें तो इसके अंदर 8 एटॉमिक नंबर है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो O2 में 16 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। लेकिन 16 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके क्या बना लेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स बना लेंगे। तो O2 2 माइनस के पास भी 18 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन्स है। तो F2 और O2 2 माइनस के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। अगर आपसे पूछ ले कि F2 में एक बॉन्ड है तो O2 2 माइनस में भी कितना बॉन्ड ऑर्डर आएगा, F2 में एक बॉन्ड होने की वजह से एक बॉन्ड ऑर्डर है, तो O2 2 माइनस में भी कंफ्यूज होके आपको क्या बोलना है, बेसिकली कंफ्यूज नहीं होना है। तो O2 2 माइनस में भी बोलोगे सिंस इट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद F2, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 1 रहेगा, ठीक है। ऐसे ही N2CO और NO पॉजिटिव का सेम बॉन्ड ऑर्डर है, N2 में 3 आपके बॉन्ड्स होते हैं, तो CO और NO पॉजिटिव में आप बोल सकते हो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 3 हो सकता है और होता भी है, ठीक है। इसके बाद आपका रेजोनेंस का कंसेप्ट आता है। रेजोनेंस इज बेसिकली आपको पता है O3 की अगर हम बात करें, हमने स्ट्रक्चर बनाया था O3 का, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड से दिखाया था और एक सिंगल बॉन्ड से दिखाया था। अब मैंने बोला मल्टीपल बॉन्ड्स है, मल्टीपल बॉन्ड्स का बॉन्ड लेंथ कम होता है, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है। तो ये बॉन्ड बड़ा होना चाहिए था, ये बॉन्ड छोटा होना चाहिए था, बट एक्सपेरिमेंटली स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से पाया गया कि आपके ये जो ऑक्सीजन A, B और C है, A, B और B, C की जो बॉन्ड लेंथ पाई गई वो सेम है। तो यहाँ से कंसेप्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, O3 इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है और O3 इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। दोनों ही फॉर्म में O3 इक्वल अमाउंट में एग्जिस्ट करता है, ना ही ये एक रियल स्ट्रक्चर है और ना ही ये एक रियल स्ट्रक्चर है, इन दोनों का मिक्स्ड हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है। ये पाई बॉन्ड डेलोकलाइज हो रहा है तो आप इसको आधा दिखाते हो इस तरीके से, तो एक्चुअली में ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बॉन्ड अब सेम होंगे, तो बॉन्ड लेंथ आपका सेम होता है ऐसे केसेस में जहाँ पे रेजोनेंस होता है, ठीक है। सो यहाँ पे रेजोनेंस का कंसेप्ट आपका डेवलप हुआ था। इसके बाद बॉन्ड पोलैरिटी का कंसेप्ट आया था, बट उसको लिखने से पहले फटाफट से इसको नोट करिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सो अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस व्हेनेवर अ सिंगल लोअर स्ट्रक्चर कैन नॉट डिस्क्राइब, ये स्ट्रक्चर आपके O3 मॉलिक्यूल के बॉन्ड पैरामीटर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ना ही इंडिविजुअली ये स्ट्रक्चर O3 के बॉन्ड पैरामीटर को एक्सप्लेन कर पा रहा था। तो इन दोनों के मिक्स स्ट्रक्चर्स को आप हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं, वो रियल स्ट्रक्चर होता है और वो उसने फिर बॉन्ड पैरामीटर्स को एक्सप्लेन करा था। तो जब कोई सिंगल स्ट्रक्चर आपके मॉलिक्यूल्स को एक्यूरेटली डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब उसके अंदर और भी स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है जो सिमिलर एनर्जी पे होते हैं और पोजिशंस और आपके नॉन बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, तो वो स्ट्रक्चर्स को कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं और उनका फिर हम मिक्स हाइब्रिड स्ट्रक्चर निकालते हैं एंड दैट हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज द रियल स्ट्रक्चर। इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ओके चलो, आप समझते हैं आपकी बॉन्ड पोलैरिटी का कंसेप्ट, ठीक है। सो यहाँ पे बॉन्ड पोलैरिटी में मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ। देखो हाँ, एक क्वांटम केमिस्ट्री करके आपका एक टॉपिक होता है अलग से, ठीक है। तो क्वांटम केमिस्ट्री ये बताता है कि आपका जो बॉन्ड होता है, हम बोलते हैं ना आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, ये ठीक है हम लोग बोल देते हैं, बट क्वांटम केमिस्ट्री ये कहता है कि कोई भी अगर बॉन्ड है तो वो 100% आयनिक नहीं होता और ना ही कोई बॉन्ड 100% कोवलेंट होता है, बस उसमें एक परसेंटेज अमाउंट ज्यादा होता है। सपोज करो NaCl में हम बोलते हैं कि इनके बीच में क्या एग्जिस्ट करता है, आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, बट इस बॉन्ड के अंदर 100% आयनिक करेक्टर नहीं होगा, इसमें आयनिक बॉन्ड या आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द कोवलेंट करेक्टर। एक बॉन्ड के अंदर दोनों ही करेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, कोवलेंट एंड आयनिक करेक्टर, लेकिन अगर आयनिक करेक्टर डोमिनेट कर जाता है तो ये आयनिक बॉन्ड बोला जाता है। अगर मैं H2 की बात करूं तो H2 का जो बॉन्ड है इसमें कोवलेंट बॉन्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि कोवलेंट करेक्टर इसमें ज्यादा है एज कंपेयर टू द आयनिक करेक्टर। तो अगर कोवलेंट करेक्टर ज्यादा है तो ये कोवलेंट बॉन्ड है, अगर आयनिक करेक्टर ज्यादा है तो ये आयनिक बॉन्ड है, लेकिन दोनों ही करेक्टर्स आपके एग्जिस्ट करते हैं। नेवर मतलब बेसिकली आप कभी भी ये मत सोचना कि आयनिक बॉन्ड में 100% आयनिक करेक्टर होगा या फिर 100% कोवलेंट करेक्टर होगा, दोनों ही करेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर हो गया? एक ये वाली बात मुझे आपको यहाँ पे बतानी थी। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे बात करें
एक बॉन्ड के अंदर, एक आयनिक बॉन्ड के अंदर अगर आपको कोवेलेंट कैरेक्टर चेक करना है तो उसके लिए हम फजान्स रूल पढ़ते हैं। एक आयनिक मॉलिक्यूल के अंदर, बेसिकली एक आयनिक बॉन्ड के अंदर उसमें कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है या कम है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इसको हम फजान्स रूल से एक्सप्लेन करते हैं। कैसे एक्सप्लेन करते हैं? फजान्स रूल से एक्सप्लेन करते हैं। तो फजान्स रूल सेज अस कि आपके आयनिक कंपाउंड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है। एंड आपका जो टॉपिक है कि एक कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, एक कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कितना आयनिक कैरेक्टर है, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? इसको हम डाइपोल मोमेंट के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे हम डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं या बॉन्ड पोलैरिटी की बात करते हैं। तो अभी जो हम मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे जहाँ पे बॉन्ड पोलैरिटी मुझे एक्सप्लेन करनी है, तो वहां पे समझने की कोशिश करना, हम ये समझाएंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कितना आयनिक कैरेक्टर है। जितना ज्यादा पोलैरिटी डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा आयनिक कैरेक्टर उसके अंदर होने वाला है। ठीक है, सो बॉन्ड पोलैरिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, H2 मॉलिक्यूल जो है, ये यहाँ पे ये बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स बीच में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन HF मॉलिक्यूल की अगर हम बात करूं तो ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, बट फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इट हैज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो फ्लोरीन क्या करता है, ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है अपनी तरफ खींच लेता है। इस फ्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव और इस हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसके पास गए तो इसके ऊपर नेगेटिव और इस तरीके से डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जब ये डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं कि अब ये बॉन्ड पोलर हो गया। तो यहाँ पे बॉन्ड पोलैरिटी का कंसेप्ट आता है। जब डेल्टा पॉजिटिव या फिर डेल्टा नेगेटिव चार्ज किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड पे आ जाते हैं, एटम्स के ऊपर आ जाते हैं, तो वहां पे बॉन्ड पोलैरिटी आ जाता है और वहीं से कंसेप्ट डाइपोल मोमेंट का निकलता है। डाइपोल मोमेंट क्या है? डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसके पास एक डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होगा, तो ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज म्यू व्हिच इज इक्वल्स टू q इनटू r। तो चार्ज ऑन द पर्टिकुलर एटम्स एंड r क्या है? उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो r है। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट अगर आपको दिखाना हो तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की टुवर्ड्स होता है। इस तरीके से एक हेड होता है और इस तरीके से आपकी टेल होती है। तो इलेक्ट्रॉन मूव इस डायरेक्शन में कर रहा है, तो ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू आप उस तरीके से निकाल सकते हैं, डिवाई इसकी यूनिट होती है। तो ये डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है एक पोलर बॉन्ड के अंदर। बट डाइपोल मोमेंट ओवरऑल अगर कंपाउंड आपका पोलर है, जरूरी नहीं है कि उसके अंदर डाइपोल मोमेंट डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। पहले देख लो, डाइपोल मोमेंट को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, 1 डिवाई कितने कूलम मीटर के इक्वल होता है? इतनी कूलम मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, एंड इट इज डिपिक्टेड बाय अ स्मॉल एरो विद अ हेड एंड अ टेल। इस तरीके से आप टेल को रिप्रेजेंट करते हो, इस तरीके से हेड को रिप्रेजेंट करते हो, जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है। तो जैसे मैंने बोला कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में पोलर बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं तो बॉन्ड्स के पर्टिकुलर डाइपोल मोमेंट होंगे, बट जरूरी नहीं है कि ओवरऑल मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, वहां पे डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो सकते हैं और नेट डाइपोल मोमेंट ओवरऑल मॉलिक्यूल या कंपाउंड का 0 आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। ठीक है, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपने पास खींच लेता है, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर चला जाता है, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में हुई। ऐसे ही ये वाले बॉन्ड की जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के पास हुई। दोनों जो वेक्टर क्वांटिटी है वो सेम डायरेक्शन में आती है, तो इन दोनों का जो नेट डायरेक्शन होता है ये वाला रहता है। तो वाटर का डाइपोल मोमेंट ओवरऑल मॉलिक्यूल का ये वाला रहता है। अगर मैं बात करती हूँ BF2 की, ठीक है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट होगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये वाला डाइपोल मोमेंट होगा। दोनों सेम बॉन्ड है, सेम मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट डायरेक्शन, इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही BF3 की बात करेंगे तो ये डाइपोल मोमेंट फ्लोरीन की तरफ है, इन दोनों का नेट डाइपोल मोमेंट ये वाला होगा और ये एक BF बॉन्ड के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, जो इससे कैंसिल आउट होकर इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 बना रहा है।
जो परफेक्ट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स होते हैं, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर्स होते हैं, परफेक्ट लीनियर स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनका डाइपोल मोमेंट 0 रहता है। परफेक्ट का मतलब क्या है? परफेक्ट का मतलब अगर सारे साइड एटम्स क्या होंगे? सेम होंगे, तो आपका परफेक्ट टेट्राहेड्रल, परफेक्ट ट्रायंगुलर प्लेनर या परफेक्ट लीनियर स्ट्रक्चर या परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर का डाइपोल मोमेंट 0 आता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है जहाँ पे NH3 और NF3 के डाइपोल मोमेंट का कंपैरिजन करवाया जाता है। तो ध्यान से देखो, NH3 की बात करते हैं, ये आपका NH3 है, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो आपके इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स नाइट्रोजन होंगे। इनका जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो टुवर्ड्स नाइट्रोजन है, उन तीनों बॉन्ड्स का जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो टुवर्ड्स नाइट्रोजन होगा। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो एक नाइट्रोजन और लोन पेयर का भी डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है और वो टुवर्ड्स लोन पेयर होता है। तो ये तो बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट आएंगे और ये लोन पेयर और एटम का डाइपोल मोमेंट आएगा जो सेम डायरेक्शन में, तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट ऐड होके इसकी ज्यादा वैल्यू आएगी। अगर मैं NF3 की बात करूँ, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो इन तीनों बॉन्ड्स का नेट डाइपोल मोमेंट नीचे है और तीनों बॉन्ड्स का नेट डाइपोल मोमेंट जो है इस तरीके से नीचे की साइड पे आएगा। लोन पेयर और एटम का नेट डाइपोल मोमेंट ऊपर की साइड आएगा। जो बॉन्ड है उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है और लोन पेयर वाले का कम है, बट मैग्नीट्यूड में डिफरेंस है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट होकर ओवरऑल जो NF3 का उसका डाइपोल मोमेंट ये रहता है, उसका मैग्नीट्यूड कम होता है क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में कैंसिलेशन हो रहा है। ये एड ऑन होके ज्यादा डाइपोल मोमेंट की वैल्यू लेता है और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल होके कम डाइपोल मोमेंट की वैल्यू लेता है। तो NH3 का डाइपोल मोमेंट वैल्यू ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू NF3। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं फजान्स रूल की। तो फजान्स रूल हम डिफाइन करते हैं कि एक आयनिक मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर कितना कोवलेंट कैरेक्टर है, उसे हम फजान्स रूल से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, उसे हम फजान्स रूल से एक्सप्लेन करते हैं। तो समझने की कोशिश करना, तो हमारे पास आपका फजान्स रूल है जो कहता है कि एक आयनिक कंपाउंड के अंदर ऑब्वियसली केटाइंस होंगे और एनाइंस होंगे। केटाइंस छोटा होता है और एनाइंस बड़ा होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो एनाइन का है, केटाइन की वजह से अट्रैक्ट होता है और इस तरीके से डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है। केटाइन की पोलराइज करने की एबिलिटी होती है, तो इसकी हम पोलराइजेशन पावर देखते हैं। इसकी क्या देखेंगे? पोलराइजेशन पावर देखेंगे। और एनायन की क्या होती है? पोलराइज होने की एबिलिटी होती है, तो इसकी हम पोलराइजेबिलिटी देखते हैं। अगर केटाइन की पोलराइजेशन पावर ज्यादा है और एनायन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टॉर्शन सबसे ज्यादा देखा जाता है। और इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टॉर्शन अगर होता है तो उसकी वजह से कोवलेंट कैरेक्टर का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोवलेंट कैरेक्टर आ जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट होता है, ओवरलैपिंग देखने को मिलती है। फजान्स रूल कहता है स्मॉलर द केटाइन एंड लार्जर द साइज ऑफ एनाइन implies उसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, उसके अंदर पर्टिकुलर आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल इस तरीके से आपको दिखा रखा है NaCl Mg+2 Al+3, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा केटाइन, तो इसमें आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा डिस्टॉर्टेड है, इसमें कम डिस्टॉर्टेड है, तो इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा देखने को मिलेगा। ऐसे ही Al+3 के सेम रख दिया। अब आप एनाइन का साइज बढ़ाओगे तो Br- का साइज बढ़ा, तो इसमें डिस्टॉर्शन ज्यादा है, जिसमें डिस्टॉर्शन ज्यादा है तो इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। केटाइन छोटा होना चाहिए, एनाइन बड़ा होना चाहिए, तो इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। डन? ठीक है, ओके। अब बात करते हैं VSEPR थ्योरी की। ठीक है, जो VSEPR थ्योरी है इसका फुल फॉर्म क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। VSEPR थ्योरी आपके बॉन्ड पैरामीटर्स हो गए। ठीक है, अब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को हमें समझना है। ठीक है, तो VSEPR थ्योरी ये कहता है, देखो हमने जो आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया था उसमें हमने वाटर को इस तरीके से दिखाया था, बट एक्चुअली में वाटर इस तरीके से नहीं होता। यहाँ पे तो बॉन्ड एंगल आपको 180 दिख रहा है, बॉन्ड एंगल वाटर के अंदर 104.5 डिग्री का होता है। तो क्या बॉन्ड एंगल होगा, क्या एनर्जी होगी, वो VSEPR थ्योरी ने एक्सप्लेन करा था। ठीक है, तो VSEPR थ्योरी was provided a simple procedure to predict the shapes of your covalent
मॉलिक्यूल्स। आपके कोवेलेंट मॉलिक्यूल का क्या शेप होगा, क्या बॉन्ड एंगल वगैरह होगा, वो प्रॉपर VSCPR ने एक्सप्लेन करा था। सिडविक एंड पॉवेल 1940 में प्रपोज करा था सिंपल थ्योरी बेस्ड ऑन रिपल्सिव इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द वैलेंस शेल ऑफ द एटम। इट वाज फर्दर डेवलप्ड बाय योर नाइलम एंड गिलेस्पी 1957। सो VSCPR ने ये बोला था, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो एक सेंटर एटम है, सपोज करो ऑक्सीजन हम ले लेते हैं, ठीक है। अब इन्होंने बोला था जो सेंटर एटम होता है आपका, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। या तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो प्रेजेंट होगा वो बॉन्डेड फॉर्म में होगा, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर इसे आप बोल देते हो, ठीक है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। या फिर वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा, तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को हम लोन पेयर बोलते हैं और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आपके बॉन्ड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो एक सेंटर एटम के पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकते हैं जो बॉन्डेड भी हो सकते हैं और लोन पेयर के फॉर्म में भी हो सकते हैं। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्योंकि सेम चार्जेस होते हैं, तो इनमें रिपल्शन होता है। क्या होता है? रिपल्शन होता है। रिपल्शन की वजह से एनर्जी ज्यादा होती है, मॉलिक्यूल के अंदर अनस्टेबिलिटी आती है। तो सेंटर एटम कुछ ऐसी शेप लेना चाहता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इस तरीके से लेके आना चाहता है सच दैट कि ये जो रिपल्शन है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स की रिपल्शन जो है वो मिनिमम हो जाए। अगर रिपल्शन मिनिमम हो जाएगी तो इसकी वजह से स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी, इसकी वजह से स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए और स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर मैक्सिमम एंगल पे रहना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम एंगल पे रहेंगे तो रिपल्शन कम होगी। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर में जो ऑक्सीजन एटम है इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है, और 2 बॉन्ड पेयर इस तरीके से होते हैं। रिमेंबर जो बॉन्ड पेयर होते हैं वो 2 एटम्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 2 एटम्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं लोन पेयर, ठीक है, सॉरी बॉन्ड पेयर। तो ये फैले हुए होते हैं, लेकिन लोन पेयर जो है वो सिंगल एटम पे प्रेजेंट होते हैं। सिंगल एटम पे प्रेजेंट होने की वजह से ये ज्यादा स्पेस लेते हैं, ये मोर स्पेस लेते हैं, ठीक है, ज्यादा स्पेस लेते हैं, ठीक है। तो एक एटम के अंदर जो लोन पेयर होता है, अगर 2 लोन पेयर है तो उनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा क्योंकि वो स्पेस ज्यादा दे रहे हैं एज कम्पेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक है, एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन। और इसकी बेसिस पे आपकी क्या डिफाइन होती है? शेप डिफाइन होती है। तो VSCPR थ्योरी ने बोला कि लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन। इसको हम इस तरीके से समझने की कोशिश कर सकते हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट BeF2 मॉलिक्यूल, तो ये जो बेरिलियम है, बेरिलियम के पास 2 बॉन्ड्स हैं, ये 180 डिग्री पे ही रहते हैं क्योंकि ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मैक्सिमम एंगल पे होंगे। वो मैक्सिमम एंगल जहाँ पे एग्जिस्ट करेगा वो 180 डिग्री करेगा, क्योंकि अगर कम कर दे तो फिर बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, रिपल्शन बढ़ जाएगी। तो BeF2 का जो शेप है वो लीनियर है क्योंकि जो 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो मैक्सिमम एंगल पे रहना चाहेंगे, विच इज लीनियर। ऐसे ही इफ आई टॉक अबाउट BF3 मॉलिक्यूल, तो बोरॉन के पास 3 बॉन्ड्स है, तो मैक्सिमम एंगल पे वो रहना चाहते हैं। 3 बॉन्ड्स मैक्सिमम एंगल पे सबसे ज्यादा स्टेबल तब होंगे जब इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो 120 डिग्री का एग्जिस्ट करेगा। तो इसलिए BF3 के सारे ही बॉन्ड जो है वो आपके 120 डिग्री पे रहना चाहिए। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मीथेन, तो कार्बन जो है वो 3D शेप ले लेता है, इस तरीके से वो 3D शेप में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर ये 3D शेप लेगा तो उस तरीके से हर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट्स का रहता है। तो ये मैक्सिमम एंगल है जहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो स्टेबल है, ठीक है। तो इनके बीच में एंगल कितना आता है? 109 डिग्री। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में एंगल यूजुअली कितना पाया जाता है? 109 डिग्री 28 मिनट्स का पाया जाता है। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अमोनिया, तो अमोनिया की भी शेप ना टेट्राहेड्रल तरीके से होती है, बस इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है और 3 बॉन्ड्स इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। तो जैसा आपने ये वाला स्ट्रक्चर देखा, बस इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ये बॉन्ड की जगह एक लोन पेयर लगा दिया। अब इस लोन पेयर से क्या होगा? इस लोन पेयर से आपका ये लोन पेयर और इसकी बॉन्ड पेयर में रिपल्शन हो गई, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। ये रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड थोड़ा सा अंदर की साइड पे आएगा, तो ये एंगल अब कम हो जाएगा, 109 डिग्री की बजाय 107 डिग्री पे एग्जिस्ट करेगा। पहले इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में बॉन्ड पेयर रिपल्शन था, बट जैसे एक लोन पेयर आया
तो इसने बॉन्ड को पुश करा और ये एंगल कम हो गया 107 डिग्री, वेस्पर थ्योरी ने समझाया था। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर, तो वाटर में भी आपका यहाँ पे वाटर किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, वाटर यहाँ पे आपका टेट्राहेड्रल ही शेप लेता है इस तरीके से, 2 बॉन्ड्स की जगह इसके पास 2 लोन पेयर आ गए और 2 बॉन्ड्स इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। बट वाटर के केस में क्या हुआ, अब 2 लोन पेयर है तो ये लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा, फिर ये इसको पुश करेगा तो ये आपका लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन और होगा, इसकी पुशिंग की वजह से ये बॉन्ड और भी अब कम हो जाएगा और ये एंगल डिक्रीज कर जाता है 104 डिग्री वाटर का होता है। तो ये चीज बीएससीपीआर ने समझाई थी क्योंकि सेंटर एटम है, टेट्राहेड्रल है, एंगल 109 डिग्री होना चाहिए, बट यहाँ पे इनके लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की वजह से रिपल्शन होने की वजह से ये एंगल कम हो जाता है। सो दिस वाज बीएससीपीआर, ये उसके पोस्टुलेट्स हैं, यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर सिंस देयर इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स व्हिच आर नेगेटिवली चार्ज, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर, ठीक है, ये रिपीट हो गया है। दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई सच पोजीशन, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर या लोन पेयर, ये पोजीशंस ऑक्यूपाई करते हैं इस तरीके से क्योंकि सो दैट दे हैव मिनिमम रिपल्शन एंड मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर है, ये आपका रिपल्शन का ऑर्डर रहता है। लोन पेयर सिर्फ एक पर्टिकुलर एटम पे होता है और बॉन्ड पेयर 2 एटम्स पे होते हैं, तो लोन पे रिपल्शन ज्यादा होता है कंपेयर टू लोन पे बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पे रिपल्शन। ये आपकी बीएससीपीआर थ्योरी थी और इस तरीके से सारे स्ट्रक्चर्स को अरेंज करा गया था, ये आप चेक कर सकते हैं, ये मैक्सिमम एंगल पे आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ना थोड़ा सा मुझे इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करना है, बट वी विल डू इट इन आवर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया है, तो वीबीटी थ्योरी वगैरह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हो जाएगा पार्ट नंबर 2 में, हम उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और ट्रिक्स वगैरह मैं आपको बता दूंगी, तो हम अच्छे से कर लेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना पढ़ लेना, उसके बाद हम इसको पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट टाइम।